गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया। आज की केस लॉ सीरीज में हमारी जो बातचीत होने वाली है वो दो केस पर हम बातचीत बेसिकली आज करने वाले हैं। आपको थंबनेल में केवल बैंक ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक और छोटा सा केस हम लेंगे। मोरवी मर्केंटाइल बैंक का ये केस है भैया, इस पर हमारी बातचीत होगी। तो ये दो छोटे छोटे केस हैं जिन पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। ये केस लॉ सीरीज शुरू इसलिए किया गया है ताकि आपके बीआरबीएल में, जो कि आपका फोर्थ कंपलसरी पेपर है, बीआरबीएल में जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पर हम बातचीत कर सके, ताकि वहां से अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसका इजीली आंसर कर पाए। केस लॉ एक पूछा गया है, केस लॉ पूछे जा रहे हैं, इसलिए सीरीज को शुरू किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया, मोहरी बीबी का केस पूछा गया था। क्लियर है इतनी बात भैया? यही कारण है कि यह केस लॉ सीरीज शुरू की गई। केस लॉ सीरीज में मोहरी बीबी वाला केस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मोहरी बीबी के अलावा कई सारे केसेस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो पीएमएल एक्ट का हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस हो, या सरफेसी अधिनियम से संबंधित केस हो। इसके पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के भी दो केस लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो केस लॉ में एक एक करके सारे डिस्कस कर रहा हूं। इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं उनमें दो केस लॉ है, ये दो अलग अलग केस है। क्लियर? और दो अलग अलग एक्ट से भी है ये दोनों। बैंक ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो केस है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस है भैया, जबकि मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का जो केस है ये आपका प्लेज से संबंधित केस है। क्लियर है? तो प्लेज आपका जो मॉड्यूल बी का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो आपके चार्जेस से रिलेटेड है, रूल्स कैसे चार्ज से संबंधित है, उनमें जो आपको टॉपिक दिखाई देगा, ये जो संबंधित टॉपिक है वहां पर आपको ये केस लॉ दिखाई देगा। क्लियर है? तो मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का ये केस है भैया, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। बैंक ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पर भी हमारी बातचीत होगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये भी प्लेज से ही संबंधित है, माफ करिएगा। ये दोनों ही क्या है भैया? प्लेज से संबंधित केस है। तो बैंक ऑफ बिहार और ये स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ठीक है। जबकि ये मोरवी मर्केंटाइल बैंक, ये भी प्लेज से ही संबंधित है। ये दोनों केस बेसिकली प्लेज से ही संबंधित है। इन पर हमारी आज बातचीत होगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला कल बातचीत हो चुकी है हमारी। अब पहले प्लेज को समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है? प्लेज में पाउनर कौन होता है, पाउनी कौन होता है, क्या प्लेज के लिए एक्चुअल डिलीवरी होना जरूरी है या कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी से भी काम चल जाएगा? क्योंकि अभी जो आप दूसरा केस देख रहे हैं, मोरवी मर्केंटाइल बैंक वाला जो केस है, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से ही संबंधित है। तो क्या है इस पर देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो केस लॉज है ये संबंधित किससे है भैया? तो ये प्लेज से संबंधित है, दोनों के दोनों केस लॉ अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या है इस केस लॉ में। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर है? सेक्शन 172 से इसकी शुरुआत हो जाती है। हम बातचीत कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की, ठीक है जी। चलिए देखिए, समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, पार्टीज का नाम याद रखिएगा क्योंकि प्लेज बहुत बार पूछा गया है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में भी प्लेज अलग से पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश, जिसका नाम है आकाश। आकाश नाम के एक व्यक्ति हैं। क्लियर है? और ये हम यहां पर मान ले रहे हैं, ये पैसा उधार लेने जा रहे हैं। ये यानी क्या है? यहां पर बोरोवर है। ध्यान से समझिएगा। अब ये किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल के पास गए, ये बैंक के पास गए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल के पास गए। इन्होंने कहा कि हमें आपसे एक ऋण चाहिए। अब उस ऋण के रीपेमेंट को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि बैंक ने कहा ठीक है भाई हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन अगर आप लोन वापस नहीं कर पाए तो उस केस में आपको कुछ संपत्ति हमारे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। चार्ज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर है? यानी जब भी कोई बोरोवर बैंक से ऋण लेने जाता है तो बैंक के फेवर में, अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। क्लियर है? एक राइट क्रिएट होता है, इसे हम चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज ये बैंक को अधिकार दे देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अधिकार दे देता है कि अगर मैं आपकी वस्तु, अगर मैं आपका लोन रीपे ना कर पाया तो आप इस पर्टिकुलर वस्तु को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। अब अगर ये राइट इंटरेस्ट यानी चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट हुआ है तो वो मॉर्गेज कहलाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट किया गया है तो वो या तो हाइपोथिकेशन कहलाएगा या प्लेज कहलाएगा। अब प्लेज में दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि प्लेज के केस में पोजीशन जाता है। एक एक बात को ध्यान रखिएगा, पोजीशन जाता है, ओनरशिप नहीं। दूसरा, ये जो पोजीशन जाता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी का जाता है। प्लेज में हमेशा क्या होंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूल प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज लगता है। अब मान लेते हैं इन्होंने अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रख दी, यानी अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक हो गई इतनी बात? अब एक एक बात को ध्यान समझिएगा। ये मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के फेवर में इसलिए रखी गई है ताकि हम अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर सके। बेलमेंट में और प्लेज में यही अंतर होता है, बड़ा माइनर सा अंतर है। बेलमेंट में आप कोई स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए अपनी वस्तु देते हैं,
वहां किसी लोन के रीपेमेंट को या किसी डेट या किसी ऑब्लिगेशन को सिक्योर करने के लिए आप किसी वस्तु को नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए वस्तु को दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है। लेकिन अगर यही बेलमेंट यानी अगर आपने अपनी वस्तु का पोजीशन क्रेडिटर को इसलिए दिया है ताकि लोन का रीपेमेंट सिक्योर हो सके, तो यह कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, और इसके बदले बैंक ने क्या किया है, आकाश को एक ऋण दे दिया है। अभी हम केस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्लेज की बात कर रहे हैं। प्लेज होता क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। पहला तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में ये जो ओनर है यानी जो बोरोवर है, ये बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर करता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। अब जो उस प्रॉपर्टी का ओनर यानी जो बोरोवर है, ये कहलाता है यहां पर पाउनर। क्लियर है, ये क्या कहलाता है, पाउनर। और जिसके पास ये प्रॉपर्टी गई है उसे हम कहते हैं पाउनी। उसे हम क्या कहते हैं भैया, पाउनी कहा जाता है। अब इतनी बात क्लियर हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, पाउनी। अब जब तक ये ऋण आपका रीपे नहीं हो जाता है तब तक ये वस्तु किसके पास रहेगी, पाउनी के पास रहेगी। इसका पोजीशन चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा भैया। प्लेज में क्या होता है भैया, पोजीशन यानी उपयोग करने का अधिकार, रोक कर रखने का अधिकार पाउनी के पास चलाएगा। तो जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता है तब तक इस वस्तु का पोजीशन पाउनी के पास रहेगा। और प्लेज में पाउनी को यह अधिकार होता है कि अगर बोरोवर यानी पाउनर अपना सर्टेन समय पर, जो समय सीमा तय की गई है उसमें अगर अपने ऋण का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फिर पाउनी के पास यह अधिकार है कि एक रीजनेबल नोटिस देकर, एक ड्यू नोटिस देकर इस वस्तु को बेचकर वो अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। तो लोन की रिकवरी कर सकता है, एक नोटिस देकर पाउनी अब उस वस्तु को बेच सकता है। एक अधिकार पाउनी के पास ये है। मैं पाउनी के सारे अधिकार आपको बता दे रहा हूं। पहला तो अधिकार यह है कि पाउनी तब तक इस वस्तु को अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट उसे वापस नहीं मिल जाता है। तो जब तक यानी उसका पूरा पैसा उसे वापस नहीं मिल जाता है तब तक ये रिटेन कर सकता है। इसके अलावा पाउनी को यह भी अधिकार है कि अगर उसने इस वस्तु को प्रिजर्व करने में, उसको सुरक्षित रखने पर अपनी तरफ से कुछ खर्चा किया है, तो उस खर्चे को भी वो पाउनर से लेगा। उसके लिए भी वस्तु को रोका जा सकता है। तो वस्तु को रोक सकता है जब तक इसका पूरा पेमेंट नहीं आ जाता है। दूसरा अधिकार यह है कि पाउनी अगर पाउनर अपना लोन वापस नहीं कर पा रहा है तो पाउनी के पास यह अधिकार है कि इसे नोटिस देकर इस वस्तु को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। तीसरा अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये पाउनी जो वस्तु इसके पास रखी गई है ये भी इसे आगे प्लेज कर सकता है? तो आंसर है हां, प्लेज कर सकता है। पाउनी भी प्लेज की गई वस्तु को आगे प्लेज कर सकता है, बिल्कुल ये अधिकार उसके पास होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्लियर हो गया भैया। पाउनर पाउनी कौन है ये बात क्लियर है। अब आते हैं एक एक करके इस पूरे केस को समझते हैं। पहला केस है जो बैंक ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है। केस क्या है मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं। बैंक ऑफ बिहार ने कुछ ऋण दिया था, ध्यान से एक बात को समझिएगा। बैंक ऑफ बिहार ने कुछ लोन दिया था। अच्छा एक बात मैं आपको और ये बता दूं, जब तक ये वस्तु पाउनी के पास रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक इसका पूरा पेमेंट नहीं आ जाता है, जब तक ये वस्तु पाउनी के पास रहेगी, ये इस वस्तु की देखभाल बिल्कुल ओनर की तरह करेगा, ओनर की तरह उसको प्रिजर्व करेगा। इसका ओनर जैसा ही लगभग अधिकार होता है। मतलब अगर इससे ये वस्तु कोई छीन रहा है, कोई ले रहा है, इसको डिप्राइव कर रहा है, तो ये ओनर की तरह ही कोर्ट जा सकता है। ओनर की तरह ही कोर्ट में मुकदमा कर सकता है कि भैया मुझे डिप्राइव किया जा रहा है, ये वस्तु मुझे लेने से मना किया जा रहा है, या इसको कोई डैमेज किया जा रहा है, ये ओनर की तरह ही कोर्ट जा सकता है। और यही हुआ है बैंक ऑफ बिहार के केस में भैया, कि बैंक ऑफ बिहार यूनियन उसके अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट चला गया था कोर्ट में। देखिए हुआ क्या, यहां पर जो बैंक ऑफ बिहार है उसने बोरोवर को ऋण दिया। बोरोवर ने उसके बदले, ऋण के बदले कुछ वैरायटी ऑफ शुगर यानी शुगर के कुछ प्रोडक्ट्स थे उनको गिरवी रख दिया बिहार, बैंक ऑफ बिहार के पास, और बिहार ने उस पर उसे ऋण दे दिया। अब आगे चल के स्टेट ऑफ, बहुत छोटा सा ही है भैया, इसको ध्यान समझिए। इसमें मेन जो मामला है वो प्लेज की जो पार्टीज हैं, प्लेज की जो कंडीशन है, जो आपके प्लेजी यानी पाउनी के जो अधिकार है, पाउनी के जो राइट्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उससे सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पूछा जा सकता है बैंक ऑफ बिहार यहां पर पाउनर है कि पाउनी, इस तरीके से सवाल बन सकता है यहां पर। तो क्या किया गया कि उसमें बैंक ऑफ बिहार ने ऋण दिया और ऋण के बदले जो बोरोवर था उसने क्या किया, कुछ वैरायटी ऑफ शुगर यानी शुगर की कुछ प्रोडक्ट थे उनको गिरवी रख दिया था बैंक के पास। क्लियर है? अब चूंकि अब इसको बैंक के पास गिरवी रखा है बैंक ऑफ बिहार के पास, अब उस ऋण के अंदर ध्यान समझिएगा, उस ऋण के अंदर कुछ गवर्नमेंट के ड्यूज भी थे और गवर्नमेंट के ड्यूज को अमूमन पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अब स्टेट ऑफ बिहार ने क्या किया, उस वस्तु को जो बोरोवर ने वहां पर प्लेज किया था, जो प्लेज गुड्स थी, उस वस्तु को बेच के अपने लोन की रिकवरी करनी चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं उनको रिकवर किया। अब बैंक ऑफ बिहार चला गया भैया कोर्ट के पास। अब कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो डिसीजन दिया था वो ये कहा था कि चूंकि बैंक ऑफ बिहार यहां पर पाउनी है और पाउनी के पास अधिकार है वस्तु को रोक कर रखने का जब तक कि उसका पूरा पेमेंट नहीं आ जाता है, और पाउनी
जब तक वो वस्तु उसके पास है, जब तक उसका पूरा पेमेंट नहीं मिल जाता है, पाउनी उस वस्तु पर ओनर की तरह ही व्यवहार करेगी। आपने उस वस्तु को बेचकर गवर्नमेंट ड्यूज को रिकवर किया, जबकि उस वस्तु पर अधिकार जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं हो गया बैंक ऑफ बिहार का था। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया गया कि भैया बैंक ऑफ बिहार का पेमेंट आप करिए, जो भी ड्यूज है बैंक ऑफ बिहार को कॉम्पनसेट करिए। क्लियर होगी? तो ये केस है भैया आपके बैंक ऑफ बिहार का। अब एक एक लाइन इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा, पाउनर पाउनी में बताता चलूंगा। देखिए, इन दिस केस द राइट ऑफ पाउनी कम अप फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। पाउनी के जो राइट्स हैं उनकी बात है। पाउनी का राइट क्या है? वस्तु को रोक सकता है, वस्तु को बेच सकता है ड्यू नोटिस देकर, आगे वो प्लेज भी कर सकता है वस्तु को, और जब तक उसके पास वस्तु है, अगर उसको डिप्राइव किया जा रहा है, उससे वस्तु छीनी जा रही, ली जा रही है, या उसे कोई डैमेज पहुंचाया जा रहा है, तो वैसे ही वो रेमेडी का इस्तेमाल कर लेगा जैसे कि ओनर करता है अपनी वस्तु की, क्योंकि तब तक के लिए वो एक प्रकार का ओनर ही है उस वस्तु की। क्लियर है? इन दिस केस द राइट ऑफ पाउनी केम अप फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। इन दिस केस ध्यान से समझिएगा, बैंक ऑफ बिहार लेंट मनी, बैंक ऑफ बिहार ने पैसा दिया, एंड टुक सिक्योरिटी बाय वे ऑफ प्लेज, और सिक्योरिटी ली, प्लेज के रूप में क्या लिया? डिफरेंट वैरायटी ऑफ शुगर्स। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? गवर्नमेंट ऑफ बिहार सीज द बैग्स ऑफ शुगर फ्रॉम द बोरोवर। बोरोवर से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने क्या किया? बैग को सीज कर लिया। क्यों? और उसे बेच दिया, सीज करके उसे बेच दिया। टू रिकवर गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज को रिकवर करने के लिए। द बैंक फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनीज ड्यू टू इट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट उसने भैया लोन, अब सरकार के अगेंस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट उसने कहा भैया मेरा पैसा मुझे वापस दीजिए, गवर्नमेंट ड्यूज आपके थे, ठीक था, वस्तु मेरी थी, मैंने उस पर ऋण दिया था, आपने उस वस्तु को सीज किया, उसे बेचा, और गवर्नमेंट ड्यूज की रिकवरी करने के आपने प्रयत्न किया, जबकि वो पैसा मेरे पास आना चाहिए था, वो वस्तु मेरा उस पर अधिकार था जब तक मेरा लोन रिपे नहीं हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग द केस हेल्ड दैट द राइट ऑफ बैंक एज पाउनी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, पाउनी जो कि बैंक है, पाउनी के राइट को डिसाइड किया। क्या कहा गया? कि हेल्ड दैट द राइट ऑफ बैंक एज अ पाउनी कैन नॉट बी टेकन अवे बाय गवर्नमेंट। पाउनी का जो राइट है गवर्नमेंट उससे दूर नहीं कर सकता, यानी गवर्नमेंट पाउनी के राइट्स को नहीं ले सकता। एंड हेंस द गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल पे द अमाउंट ड्यू टू द बैंक। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार की थी उसको लाइबल माना गया कि वो पे करे बैंक को, क्योंकि उसने उस वस्तु को लिया और बेचा और अपने लोन की रिकवरी करने का प्रयत्न किया। क्लियर है? तो यहां पर बैंक ऑफ बिहार, चूंकि बैंक ऑफ बिहार ने ऋण दिया था, उसके फेवर में वो चार्ज क्रिएट हुआ था मूवेबल प्रॉपर्टी। शुगर की पैकेट्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो बैंक ऑफ बिहार यहां पर क्या बन गया? पाउनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, 1971 का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं भैया आप पाउनी के राइट को उससे दूर नहीं कर सकते, और पाउनी का राइट है वो वस्तु अपने पास रखेगा, पाउनी का राइट है उस वस्तु को बेचकर रिकवरी कर सकता है, पाउनी का राइट है वो आगे वस्तु को प्लेस कर सकता है, आप उसके राइट को नहीं ले सकते हैं। ये आपका डिसाइड किया गया था बैंक ऑफ बिहार के केस में। पाउनर पाउनी क्लियर है भैया? अब आते हैं दूसरा मामला, मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिकॉर्ड, 1965 में आपको मिल जाएगा। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था, 1954 का ये केस है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही। देखिए अब फैक्ट क्या है, ध्यान से एक बात को समझिएगा। पहले इन दोनों का नाम समझ लीजिए, हर्षद राय मोहनलाल एंड कंपनी, ये एक फर्म है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, ये एक फर्म है, और मोरवी मर्केंटाइल बैंक ये एक बैंक है। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। हर्षद राय मोहनलाल एंड कंपनी ये एक फर्म है, ये भी प्लेज से ही संबंधित है। क्लियर है? अब ध्यान से की बात को समझिएगा, कहां पर ये केस लॉ आपको मिलेगा? मॉड्यूल बी का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है ना, जो चार्जेस से संबंधित रूल्स, लॉ क्या है? लॉ रिलेटिंग टू चार्जेस, इस नाम से आपको टॉपिक मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 2 में ये टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल बी का। तो हर्षद राय मोहनलाल ये एक फर्म है, और मोरवी मर्केंटाइल बैंक ये एक बैंक है। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलना। होता क्या है कि ये जो आपके क्या नाम है, ये जो आपके हैं हर्षद राय मोहनलाल एंड कंपनी, तो हर्षद राय एंड मोहनलाल राय एंड कंपनी, इन्होंने क्या किया, कुछ वस्तु को थाने से भेजा गया ओखला, दिल्ली के पास एक जगह है ओखला, वहां पर रेलवे से भेजा गया था। ठीक है, पहले 4 बॉक्स भेजे गए थे, फिर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वहां पर 2 और बॉक्सेस भेजे गए। रेलवे की जो रिसिप्ट बनी, उस रिसिप्ट को इन्होंने इंडोर्स कर दिया था, किसके नाम पर? बैंक के नाम पर। ये बैंक के पास गया, बैंक के नाम पर उसको क्या कर दिया गया? इंडोर्स कर दिया, और गया, और जब बैंक को पेमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि रेलवे ने माल की डिलीवरी नहीं की थी, तो जो मर्केंट आपका जो क्या नाम है मोरवी मर्केंटाइल बैंक है, इसने रेलवे के अगेंस्ट क्या कर दिया था? मुकदमा कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्लेज के लिए केवल फिजिकल
फिजिकल गुड्स का ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव गुड्स भी चल जाएंगी, यानी फिजिकल डिलीवरी ही जरूरी नहीं होती है प्लेज के लिए। फिजिकल डिलीवरी तो बहुत अच्छी बात है, तो वैलिड प्लेज होगा ही होगा। फिजिकल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि मेरी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मान लेते हैं मेरी कोई ज्वेलरी है और मैं बैंक के पास गिरवी रख के ऋण ले रहा हूं, तो मैंने ज्वेलरी फिजिकली बैंक के पास रखी, मैंने उस वस्तु को बैंक के पास रखा हुआ है ना। गोल्ड लोन पर जो आपका जो चार्ज क्रिएट होता है वो प्लेज ही क्रिएट होता है। तो मैंने अपने गोल्ड का पोजीशन बैंक को दे दिया और उसके बदले बैंक ने मुझे ऋण दे दिया है, तो मैंने फिजिकली उस गोल्ड की डिलीवरी बैंक को की है। ये होता है फिजिकल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है जहां पर आप एक्चुअल वस्तु की डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे आप इंडोर्स वगैरह इंडोर्समेंट कर रहे हैं, जैसे रेलवे रिसिप्ट आपको प्राप्त हुआ, आपने थाने से लेकर 4 बॉक्स भेजे हुए थे, क्लियर है, थाने से ओखला के पास रेलवे के माध्यम से, उसके बदले आपको रेलवे रिसिप्ट प्राप्त हुई कि भैया ये माल तो आपका आ ही रहा है। फिर हफ्ते भर बाद लगभग 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का केस, एक हफ्ते बाद 2 और बॉक्स भेजे गए और 2 और बॉक्स भेजे गए, उसमें रेलवे रिसिप्ट फिर आपको मिली। इन रेलवे रिसिप्ट को इन्होंने हर्षद राय साहब ने क्या किया था, मोरवी बैंक लिमिटेड के नाम पर क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया था। अब जब उसे फंड नहीं मिल पाया क्योंकि रेलवे ने डिलीवरी ही नहीं की थी, तो उसने मुकदमा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया फिजिकल डिलीवरी जरूरी नहीं, अगर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो रही है तो भी वो वैलिड प्लेज माना जाएगा, यानी बैंक के फेवर में एक वैलिड प्लेज ये माना जाएगा। क्लियर? ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, पढ़िए इस केस को, क्या क्या है मामला। इन दिस केस, एक एक लाइन को ध्यान दीजिएगा। इन दिस केस हर्षद राय मोहन लायन एंड कंपनी ऑफ फर्म इंटरेस्टेड ऑन 4th of October 1949 a GIP railways 4 boxes of menthol crystal belonging to the firm। 4 बॉक्स मेंथॉल क्रिस्टल के, जो कि फर्म के ही बॉक्सेस थे, उन्हीं से बिलोंग करते थे, ट्रांसपोर्ट किया फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम थाने टू ओखला, है ना, महाराष्ट्र के थाने से ओखला में ट्रांसपोर्ट किया गया, जो कि दिल्ली के पास की एक जगह है। फर्दर आगे क्या हुआ, 11 अक्टूबर 1949 यानी एक हफ्ते के बाद द फर्म सेंट 2 मोर बॉक्सेस टू ओखला फ्रॉम थाने थ्रू द रेलवेज। एक हफ्ते बाद 2 और बॉक्सेस थाने से रेलवे भेजे गए, थाने से ओखला भेजा गया रेलवे के माध्यम से। द फर्म वाज इश्यूड रेलवे रिसिप्ट। अब जब रेलवे के माध्यम से भेजा गया तो उसको रेलवे रिसिप्ट रिसीव की गई। द फर्म इंडोर्स द रेलवे रिसिप्ट इन फेवर ऑफ मोरवी मर्केंटाइल बैंक। और फर्म ने क्या किया, यानी हर्षद राय मोहन लाय एंड कंपनी ने क्या किया, जो रेलवे रिसिप्ट थी उसको इंडोर्स कर दिया, किसके नाम पर, मोरवी बैंक लिमिटेड के नाम पर, जो मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के नाम पर उसको इंडोर्स कर दिया गया। ठीक है, मर्केंटाइल बैंक ऑन फेलियर ऑफ रेलवे टू डिलीवर द गुड्स। जब जो रेलवे है वो गुड्स की जब डिलीवरी नहीं कर पाया, द बैंक क्लेमिंग एज एन इंडोर्सी of the railway receipt for valuable consideration filed a suit against the railway for recovery of the value of the goods। क्योंकि उसी वस्तु के अगेंस्ट रिसीप्ट को जारी किया गया था, जब वस्तु आपने डिलीवर नहीं की, उसी वस्तु उसी रेलवे रिसिप्ट पर ही इंडोर्स किया गया था बैंक के फेवर में, बैंक इंडोर्सी हो गया। बैंक ने कहा भैया मैं इस रेलवे रिसिप्ट का इंडोर्सी हूं, मुझे ये वस्तु डिलीवर करिए, अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो रेलवे की गलती है। रेलवे के अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया। क्लियर हो गया इतनी बात भैया? अब आगे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिलीवरिंग अ जजमेंट इन अपील डिसाइडेड दैट द बैंक वाज इंटाइटल्ड टू रिकवर द वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के फेवर में ही डिसीजन दिया कि जो बैंक है वो ऑथराइज है, इंटाइटल्ड है रिकवरी करने के लिए। भैया क्यों रिकवरी करने के लिए, इसके पीछे कारण क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वैलिड प्लेज कैन बी क्रिएटेड बाय इंडोर्समेंट ऑफ रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट को इंडोर्स करके वैलिड प्लेज को क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव प्लेज भी वैलिड ही होता है। क्लियर है? फॉर अ वैलिड प्लेज एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट नेसेसरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज सफिशिएंट। वैलिड प्लेज के लिए जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल डिलीवरी करें। अगर एक्चुअल डिलीवरी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्चुअल डिलीवरी नहीं भी है तो क्लियरली कहा जाता है कि जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है वो सफिशिएंट है। बाय इंडोर्सिंग द रेलवे रिसिप्ट द फर्म क्रिएटेड अ वैलिड प्लेज इन बैंक्स फेवर। जब उस कंपनी ने आपके क्या नाम है आपकी, ये देखिए इनका मैं नाम बार बार भूल जाता हूं, ये भाई साहब हर्षद राय मोहन लायन कंपनी ने जब इंडोर्स कर दिया है मोरवी मर्केंटाइल बैंक के फेवर में, जब रेलवे रिसिप्ट को इंडोर्स किया गया तो ये एक बैंक के फेवर में वैलिड प्लेज क्रिएट हो रहा है। क्लियर हो गया? क्योंकि इंडोर्स यहां पर बैंक बन गया। Pledge being the bailment of goods, the bank as a pledger will have all rights of owner of the goods। चूंकि प्लेज किया गया है, प्लेज क्या एक प्रकार का बेलमेंट होता है, लेकिन बेलमेंट और प्लेज में अंतर ही होता है कि बेलमेंट में आप एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करते हैं, जबकि प्लेज में आपने वस्तु का पोजीशन इसलिए दिया है क्योंकि आप लोन के रीपेमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए भैया, हमेशा याद रखिएगा, जो प्लेजर होता है उसे ही हम कहते हैं पाउनर, उसे ही क्या कहा जाता है, पाउनर। और जो प्लेजी होता है उसे हम कहते हैं पाउनी, यानी बैंक यहां पर जिसके पास वस्तु डिलीवर होकर जाती है वो प्लेजी कहलाता है। तो प्लेज बीइंग द बेलमेंट ऑफ गुड्स, द बैंक एज अ प्लेजर, बैंक क्या है यहां पर,
प्लेजर है, पाउनर है, क्लियर है, विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ ओनर ऑफ द गुड्स। क्यों वो ओनर माना जा रहा है? क्योंकि उसी के फेवर में इंडोर्स किया गया रिसिप्ट, तो एज अ ओनर की तरह वो काम करेगा और ओनर के पास जो अधिकार होते हैं वो उसके पास जाएगा, यानी वो आपसे रिकवरी कर सकता है। हेंस द बैंक इज इंटाइटल टू रिकवर वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेलवे एज अ प्लेजी। रेलवे यहां पर पाउनी के रूप में काम कर रहा है, सॉरी रेलवे एज अ प्लेज, हाँ प्लेज के रूप में वहां पर उसको रखा गया, इंडोर्स किया गया, चूंकि उसके पास वो प्लेज रखा गया, बैंक के फेवर में इंडोर्स किया गया है, तो रेलवे से एज अ प्लेज उस वस्तु को रिकवर कर सकता है, उसकी वैल्यू को रिकवर कर सकता है। कौन? मोरवी मर्केंटाइल बैंक, क्योंकि उसी के फेवर में इंडोर्स किया गया है। तो दोनों केस में क्या कहा जा रहा है? पहले केस में ये कहा गया कि पाउनी के पास अधिकार होते हैं, क्लियर है, जब तक वो वस्तु उसके पास है, पाउनी के पास ये अधिकार होते हैं कि उस वस्तु को ओनर की तरह ही वो रखे, उसकी देखभाल करे, और ओनर के राइट होता है अगर आप उसको डिप्राइव करेंगे, उससे लेंगे, उससे छीनेंगे या उसको किसी तरीके से वंचित करेंगे, तो वो पाउनर की तरह रेमेडी का इस्तेमाल कर सकता है। बैंक ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार का ये केस आपने देखा। दूसरा जो मोरवी मर्केंटाइल बैंक का केस है और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है भैया, इसमें ये कहा गया कि जो है जो कंस्ट्रक्टिव प्लेज होता है वो वैलिड प्लेज होता है, और जिसके फेवर में इंडोर्समेंट किया गया है वो रिकवरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो वैलिड प्लेज माना जाता है। ठीक हो गई जितनी बात भैया? तो ये दो छोटे छोटे केस लॉ थे जिन पर आज हमारी चर्चा हुई है। आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, अभी कुछ और केस लॉज हैं जिन पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा। आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। सीआईबी महापैक के विषय में मैं आपको जानकारी देता रहता हूं। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस फ्री मिलती हैं, जो 4 इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, क्लियर है, होते 5 हैं, 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये 4 आपको इलेक्टिव पेपर उपलब्ध कराया जा रहा है। चारों की क्लासेस में आपको फ्री मिलेंगी। कुछ नए बैचेस की बात करने तो सीआईबी क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू बैच, ये बहुत जल्दी ही आपके लिए शुरू किया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स में हम आपकी पूरी थ्योरी भी बताएंगे, आपको एमसीक्यू की क्लासेस भी इसमें मिलेंगी, मतलब एक ही बैच में दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। इसकी रेगुलर प्लान में जो कॉस्ट है वो 2599 है, प्रो प्लान में 4099 है। अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक में ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो आप महापैक के माध्यम से भी ले सकते हैं। एमसीक्यू बैच इस समय चल रहा है भैया, इसमें आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्रैश कोर्स है इसमें हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ ये एमसीक्यू बैच इसमें आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू बैच, इसकी एमसीक्यू की क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी, जबकि थ्योरी की क्लास उसमें लाइव चलेगी। फास्ट ट्रैक बैच ये आपका ये थ्योरी बैच है बाबू, इसमें भी क्लासेस आपके लिए चलेंगी, इसमें हम पूरी थ्योरी आपके लिए कवर करने वाले हैं। अगर आप महापैक लेते हैं तो ये सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, एक ही प्राइस में। मतलब कुछ भी और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर आए, सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो मुलाकात होगी उसमें नई बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स अ लॉट।